Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important topic, that is change the voice, active voice and passive voice. Dear student, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस को उर्दू में हालत मारूफ कहते हैं और पैसिव वॉइस को उर्दू में हालत मजहूल कहते हैं। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कतरी वाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्म वाच्य कहते हैं। तो अब हम वॉइस होता क्या है ये देखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये क्या होता है कि किसी भी काम को करने के तरीके को दो तरीके से दिखाया जा सकता है। वो दो तरीके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो तरीके से जो है तो कोई भी काम को हम करने के ये दो तरीके से इसको बताया जाता है। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट या कर्ता या फाइल उर्दू में सीधे तौर पर जो है तो काम करता है, यानी एक्टिव वॉइस में मेन फोकस जो है तो सब्जेक्ट पर होता है और पैसिव वॉइस में मेन फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पर होता है, यानी कर्म पर होता है, यानी मफूल पर होता है। यानी पैसिव वॉइस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको सब्जेक्ट को बताना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना ज़रूरी ऑब्जेक्ट को बताना, यानी काम को बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि किसने किया इसको बताना। तो अब हम वॉइस होता क्या है ये देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है तो इसके बारे में चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। आप जो है तो ये वीडियो अगर आपने देख ली है पूरी, तो आपको इंशाल्लाह पूरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगी। तो वॉइस होता क्या है, तो वॉइस वर्ब की एक फॉर्म होती है। वॉइस जो है ये वर्ब की एक फॉर्म होती है। अब वर्ब क्या है हमको मालूम ही है कि सब्जेक्ट में या सेंटेंस में सबसे अहमियत का जो भाग होता है वो होता है वर्ब। वर्ब यानी काम, यानी फेल, यानी क्रिया। अब वर्ब के काइंड कितने होते हैं, तो वर्ब के दो काइंड हैं, यानी दो किस्में हैं। हम धीरे धीरे जो है तो एक्टिव और पैसिव पर जा रहे हैं, तो शुरू से कर रहे हैं हम उसको। तो वर्ब के दो किस्में होती है, यानी दो काइंड है उसकी। पहली ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी जो है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब इसको उर्दू में कहते हैं फेल मुताद्दी और इंट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं फेल लाजिम। अब हम यह देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब पहले देखते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यानी फेल मुताद्दी क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसे अपना मतलब पूरा करने के लिए मफूल की यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बगैर ऑब्जेक्ट के भी वो अपना मतलब
नहीं देता है, मतलब उसको जब तक के ऑब्जेक्ट लगाए नहीं वो अपना मतलब पूरा देता नहीं। यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बगैर ऑब्जेक्ट के वो अपना मतलब पूरा अदा नहीं करता। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब जैसा ट्रांजिटिव वर्ब में तीन चीज़ें रहती, एक तो सब्जेक्ट यानी यहाँ पर आई देखे अपन ने, दूसरा वर्ब और आ लेटर ये ऑब्जेक्ट। अगर ये आ लेटर हमने निकाल दिए तो रह जाएगा आई राइट। अब आई राइट ये अपना पूरा मतलब देता नहीं, जैसा कि मैं बोलूँ आई राइट, तो आई राइट का मतलब हो जाएगा कि मैं लिखता, क्या लिखता इससे जाहिर नहीं होता। तो इसको पूरा करने के लिए, आई राइट को पूरा करने के लिए यानी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी इसको उर्दू में मफूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। अ लेटर, तो आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो सब्जेक्ट आई, राइट और अ लेटर, तो ये तीनों चीज़ें जब तक के सब्जेक्ट में होती नहीं, ये सब्जेक्ट यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसमें तीनों चीज़ें रहती, और बगैर ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस, ये वर्ब अपना मतलब पूरा अदा नहीं करता। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब यानी फेले मुताद्दी। अब एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज जो बनाते हैं तो वो हम ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनाते हैं, यानी एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बनाने के लिए हमको तीन चीज़ें होना ज़रूरी होता है, एक तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखते हैं हम, वर्ब की दूसरी काइंड जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसे अपना मतलब पूरा करने के लिए मफूल की ज़रूरत होती ही नहीं, यानी बगैर मफूल के भी, बगैर सब्जेक्ट के भी, बगैर ऑब्जेक्ट के भी, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिससे अपना पूरा मतलब अदा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बगैर ऑब्जेक्ट के भी वो अपना मतलब पूरा करता है। एग्जाम्पल देते, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों ही चीज़ें रहे तो वो सेंटेंस अपना मतलब पूरा अदा कर देता है। जैसा कि अहमद वाक, अहमद चलता है, मतलब पूरा हो गया। यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की यानी इसको मफूल की यानी इसको कर्म की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे वर्ब की यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज होता नहीं, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज होता है। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब का कि अहमद वाक, अहमद चलता है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसमें कि आई स्लीप, आई जो है तो सब्जेक्ट है और स्लीप ये जो है तो वर्ब है, इसको भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये मतलब अपना पूरा अदा कर देता है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी मैं सोता हूँ, इसका मतलब आई स्लीप, मैं सोता हूँ, पूरा मतलब हो गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मफूल की ज़रूरत नहीं होती, बगैर ऑब्जेक्ट के भी ये अपना मतलब पूरा कर देता है। यानी मैं सोता हूँ हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का मैं बता चुका हूँ कि पैसिव वाइज इसका होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए हमको मैं ऊपर बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनता काय का? फिर ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, यानी फेले मुताद्दी का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनता है। अब देखेंगे हम, अब अपने टॉपिक पर आ रहे हैं अपन एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पर। ट्रांजिटिव वर्ब के दो किस्में हैं,
यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके कितनी किस्में हैं? इसके दो काइंड है। अब वो काइंड कौन सी है? यानी फेले मुताद्दी की दो किस्में कौन सी है? एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है? मैं ऊपर तुमको पहले ही स्टार्ट ही उससे करा था कि ये क्या है? ये किसी भी काम को करने के दो तरीके से, हम जो है तो कोई भी काम करने के दो तरीके से कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक है एक्टिव वॉइस, यानी इसको उर्दू में कहते हैं फेले मारूफ, और दूसरा है पैसिव वॉइस, इसको कहते हैं फेले मजहूल। अब हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको जो जो ज़रूरत होती है, जैसा कि कोई खाना बनाता है तो उसके लिए उसको तेल की ज़रूरत होती है, सब्जी की ज़रूरत होती है, हल्दी की ज़रूरत होती है, नमक की ज़रूरत होती है, तब जाके जो है तो वो सब्जी तैयार होती है। वैसे ही इसको करने के लिए हमको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो जो है तो हम ये जो है तो आप ज़हन नशीन करो कि कौन सी चीज़ें हमको सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। देखते हैं अपन पहली बात देखते हैं हम कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त यानी एक्टिव जुमला रहता है। जैसा कि हमने 12 ज़माने पढ़े, यानी प्रेजेंट टेंस की 4 हालत, पास्ट टेंस की 4 हालत और फ्यूचर टेंस की 4 हालत। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसकी वीडियो सारी आपको भेज चुका हूँ। और ये 12 के 12 ज़माने जो है तो ये एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। इसीलिए इसको जो है तो एक्टिव टेंस भी कहते हैं। जितने भी 12 ज़माने हमने बनाए वो क्या है? कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में ही है, इसलिए उसको एक्टिव टेंस भी कहते हैं। अब वो 12 ज़माने में से एक्टिव वॉइस के वो टेंस है, तो 12 ज़माने में से हम जो है तो 8 ही ज़माने में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होता, 4 ज़मानों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब वो 4 ज़माने कौन से एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस नहीं होता? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गए 3। और फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी जो है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होता नहीं। मतलब ये 4 के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होता नहीं, इसलिए अपन 8 ज़माने में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के पूरे तरीके जो है तो सीखेंगे। तो सबसे पहले काम कौन सा करेंगे अपन? टेंस, हमको टेंस पहले पढ़ लेने का। 8 ज़माने के टेंस पढ़ लो मैंने जो बताया। तो अब देखो कैसे हमको ये समझ में आता है, वो चीज़ें हमारे ख्याल में रखना पड़ता। तो सबसे पहले हमारे पास में टेंस आ जाता है, तो टेंस एक्टिव वॉइस का जुमला आ जाता है, तो उस सबसे पहले हमको काम करना है। उसमें मेन जो काम है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना पड़ता है। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चल जाता है, यानी पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है कि वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म ही होता है। सभी टेंस में हम 8 ज़माने पढ़े एक्टिव, अभी हमने जो प्रेजेंट टेंस पढ़े, तो टेंस में हर ज़माने में जो है तो थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता, थर्ड फॉर्म होता सिर्फ परफेक्ट टेंस में। लेकिन इसकी खासियत यह है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस का जुमला जो होता है, तो पैसिव वॉइस के जुमले में वर्ब का सभी टेंस में थर्ड फॉर्म होता है। ये एक ज़हन नशीन करने की बात है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें होता है। सब्जेक्ट के पहले, यानी एक्टिव वॉइस का हम जब पैसिव वॉइस बना रहे, तो पैसिव वॉइस का जो जुमला बनता है आखिरी पर,
तो उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जो लिख रहे हैं ना हम, तो सब्जेक्ट जो रहता है पहले उठा के अपन ऑब्जेक्ट की जगह जो रख रहे हैं उसके पहले हमको बाय का इस्तेमाल करना पड़ता, बाय का यूज करना पड़ता है। तो ये बातें यहां पर ख्याल में रखने। आगे आगे मैं तुमको आखिरी तक बताता कि कहाँ बाय का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता, कभी कभी कहाँ नहीं किया जाता वो मैं आखिरी पर बताऊंगा आपको। तो ये हो गया एक बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आखिरी पर जो है तो बाय सब्जेक्ट करके जो है तो हम लिखते हैं। रूल आगे आगे देखने का है। तो एक बात होगी। दूसरी बात, सब्जेक्ट में हमको तलाश करना पड़ता है एक तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, यानी उसको उर्दू में कहते हैं फाइल, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, और हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी इसको कहते हैं मफूल, यानी जिस पर काम किया जाए। और तीसरा होता है वर्ब, यानी फेल यानी काम। ये तीन चीज़ें एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते वक्त ये तीन चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, दूसरा वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट यानी फाइल, मफूल और काम। ये तीन चीज़ें हमको सबसे पहले तलाश करना पड़ता है कि ये है का सेंटेंस में। और सेंटेंस 12 ज़माने में से यानी 8 ज़माने का बना है, तो 8 ज़माने में से कौन से टेंस का है ये हमको समझना पड़ता पहले, वो हमने देखे भी। अब देखेंगे हम कि एक्टिव वॉइस के जुमले में, एक्टिव वॉइस के जुमले में जो सब्जेक्ट आता है वो जब ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो उसकी शक्ल क्या होती है, यानी उसकी हालत कौन सी हालत में जाता है। सब्जेक्ट हमको मालूम है, बहुत पढ़े हमने सब्जेक्ट पूरे टेंस में। क्या क्या है सब्जेक्ट? आई है, वी है, ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, राम यानी कोई नाम, अहमद कोई नाम, सीता कोई नाम, और इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट जो है तो सिंगुलर, प्लूरल होते हैं, वो सब सब्जेक्ट है। अब आई की जो है तो ये आई जब सब्जेक्ट में आता है, इसको जब अपन ऑब्जेक्ट में लेके जा रहे हैं तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव शक्ल हो जाती मी, और बाय के साथ लगाएंगे तो ये बाय मी हो जाता है। आई को जब ऑब्जेक्टिव हालत में लग जाएंगे तो वो मी हो जाता है, यानी आई का चेंज काय में हो रहा? मी में। वी की ऑब्जेक्टिव हालत कौन सी हो जाएगी? अस हो जाएगी। अब ये पूरा गौर से देखो आप, जो मैंने ऊपर से रूल जो बताते हुए आ रहा। उसके बाद में ही की जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो हिम, ये सब्जेक्टिव हालत है ही, ऑब्जेक्टिव हालत हो रही इसकी हिम। शी की ऑब्जेक्टिव हालत है हर, यानी ऑब्जेक्ट में हम जो है तो शी नहीं लिख सकते क्योंकि वो शी जो है तो सब्जेक्टिव हालत है, इसलिए हमको हर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की जगह पर उसको। उसके बाद में इट जो है तो सब्जेक्टिव में भी वही है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होता है। यू की भी चेंज नहीं होता है, यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में भी वही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होता है। अब जो है जो दे जो होता है हमारे पास में, दे सब्जेक्टिव हालत है, इसकी ऑब्जेक्टिव हालत होती देम। अब इसकी तीसरी भी हालत है लेकिन वो हमको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम दो ही हालतें देख रहे थे। तो दे की ऑब्जेक्टिव हालत है देम, और जो नाम आते हैं जैसे राम, अहमद, सीता और जो भी नाम आएंगे उसका कोई चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्ट में भी राम का राम ही रहेगा, अहमद का अहमद ही रहेगा, सीता का सीता ही रहेगा। इस तरह जो है तो नाम का चेंज नहीं होता। दूसरा उसूल बता दिया। अब तो तीसरी बात देखते हैं अपन। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि 12 ज़माने में से 8 ही ज़माने में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होता है। अब तीसरा जो उसूल है हमारे पास में, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि मुंदरजा जल तब्दीली करना चाहिए। ये तब्दीली करना पड़ता है हमको एक्टिव वॉइस में। अगरचे हमको डू और डज दिखता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमको इज एम आर लगाना पड़ता है। और इज एम आर अगरचे एक्टिव वॉइस में है तो हमको पैसिव वॉइस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तीनों में से।
हैव और हैज अगरचे जुमले में आता है एक्टिव वॉइस के, तो पैसिव वॉइस में हमको हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिड अगरचे जुमले में आता है तो हमको पैसिव वॉइस में, यानी डिड एक्टिव वॉइस में आया तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाज और वियर हो जाता। वाज और वियर अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो वाज बीइंग वेयर बीइंग हो जाता है, और हैड अगर आता है तो वो हैड बीन हो जाता है। उसी तरह एक्टिव वॉइस में अगर शल या विल ये दोनों में से एक आता है या कोई भी आता है दोनों में से, तो शल का हो जाएगा शल बी और विल का हो जाएगा पैसिव वॉइस में विल बी। उसी तरह शल हैव अगर एक्टिव वॉइस में आता है या विल हैव एक्टिव वॉइस में आता है तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा शल हैव बीन विल हैव बीन। ये जो है तो इसका एक जो है तो उसूल तुमको बताया मैंने कि ये इसकी तब्दीली, इसका चेंज ऐसा होता है। अब जो है तो हम इसका एक फार्मूला देखेंगे, जनरल फार्मूला है जो 8वें ज़माने के लिए चलता है। तो हम इसको अलग अलग भी जो है अलग अलग करके टेंस वाइज हम नीचे पढ़ ही रहे, लेकिन एक जनरल फार्मूला जो कोई भी टेंस पर जो है तो लागू होता है वो देखो। तो एग्जाम्पल भी देता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी जनरल फार्मूला है पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का जुमला कोई भी आया, कोई भी टेंस का आया तो उसको कैसा करना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने अपन ने पहला रूल देखे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसकी सब्जेक्टिव हालत लिखना पड़ेगा। नीचे एग्जांपल के जरिए बताऊंगा मैं तुमको, लेकिन ये फार्मूला अच्छे से देखो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ता है। ऊपर मैंने बताया तुमको कि कैसे कैसे, जैसे आई का मी हो जाता यानी बाई मी हो जाएगा, राम का राम ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, इट का ये, वो जो है तो ये बता रहा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अपन नीचे। अब ये एग्जाम्पल में हम खास बात कौन सी है वो देखते हैं, यानी ये जो फार्मूला है इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगा। जैसा देम है तो देम को हम ऑब्जेक्ट में देम है तो सब्जेक्ट में देम नहीं लिख सकते, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाना पड़ता है, यानी दे करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दो ही टेंस ऐसे है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता अफर्मेटिव सेंटेंस में, हमने टेंस पढ़ा है उसमें देखा है, और दूसरा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंस ऐसे है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बाकी निगेटिव में उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, निगेटिव में होता, उसके बाद में वर्बल क्वेश्चन में भी होता, लेकिन उसमें नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर जो बी दिया गया है बी, अब ये बी क्या है, तो बी के 5 फॉर्म, बी के 5 फॉर्म है, नीचे बता रहा मैं 5 फॉर्म, बहुत बहुत इसको ख्याल से रखने का। बी के जो 5 फॉर्म है वो देखने का है हमको। बी के 5 फॉर्म कौन से है, नीचे बता ही रहे हैं। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये हो गया है ना। अब एक एग्जांपल लेते, ये फार्मूले के तहत अपन, ये जनरल फार्मूला है पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में ऐसा रहा, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और अ लेटर जो है तो ये ऑब्जेक्ट है। ये हम जो है तो ये सेंटेंस लेते हैं, इसके तहत अपन पूरे टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये एक्टिव वॉइस का जुमला है जिसमें क्या है, आई यानी सब्जेक्ट पहले आ गया, आई जो है तो सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर काम करने वाला सब्जेक्ट यानी आई। यहाँ पर जो है तो प्रधानता किसको दी जा रही है, सब्जेक्ट को।
आई राइट अ लेटर, फार्मूला मैं ऊपर बताया तुमको कि क्या करने का है। सबसे पहले काम हमको ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जब लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दो, यानी आई है उसकी जगह लिख दो। तो अपन ये बनाते ऑब्जेक्ट, अ लेटर है ऑब्जेक्ट, तो इसको ले रहे अपन पहले, तो ये हो गया अ लेटर। क्या हो गया? अ लेटर। अब बी का जो ये फॉर्म है, बी का हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है इसमें, तो बी का जो फॉर्म है, बी के प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, ये तीन, ये बी के फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में। आगे देखते हैं अपन, बी के फॉर्म इज, एम, आर है, तो अपन ने क्या करें, इसको इज ला लिए यहाँ पर। तो इज वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म ले लिया। मैंने बताया आपको कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए जो है तो हमने थर्ड फॉर्म ले लिया। और उसके बाद जो है तो क्या किया, बाय और मी, प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर क्या हो गया इसका मतलब, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या हो जा रहा है इसका मतलब कि खत मेरे जरिए लिखा जाता है ना। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो है तो मतलब सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता, सेंटेंस का मतलब वही रहता। मैंने आपको ऊपर बताया कि दो तरीके से कोई भी बात को हम कह सकते हैं। तो आई रहा है मैं खत लिखता हूँ, और यहाँ पर है कि खत मेरे जरिए लिखा जाता है, दोनों का मतलब वही हो रहा। तो फार्मूला हमको याद देखने का है कि सब्जेक्ट हमने क्या करे, ऑब्जेक्ट जो है तो हमने सब्जेक्ट की जगह ला लिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट आई था तो इसकी जगह पर क्या करें, हमने पहले अ लेटर लिख दिए ऑब्जेक्ट को पहले रूल के हिसाब से, और फिर जो है तो क्या किए, इज, बी के फॉर्म को इज को यहाँ ला लिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ ला लिए, प्लस बाय को जो है तो यहाँ ला लिए बाय, और प्लस क्या लिखे अपन ने, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब सब्जेक्ट हमारे पास में क्या था, एक्टिव वॉइस में आई था, और हमने ऊपर रूल देखे कि आई जो है तो ये सब्जेक्टिव हालत में है, और जब ये जो है तो ऑब्जेक्टिव हालत में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बाय मी हो गया, ये मैं आपको बता चुका। इस तरीके से ये हमको आगे और जो है तो सेंटेंस देखना है। अब जो है तो हम एक सेंटेंस और लेते हैं, वी टीच देम। अब ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, वी टीच देम, है ना। अब फिर यहां पर जो है तो वी जो है तो क्या है, ये सब्जेक्ट है, टीच जो है तो ये क्या है, वर्ब है, देम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है देम जो है तो इसकी सब्जेक्टिव हालत कौन सी है, इसकी सब्जेक्टिव हालत ऊपर चार्ट में बताया मैंने, दे है। तो सब्जेक्ट को उठा के, ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने सब्जेक्ट की जगह रख दिया दे, जैसे वी की जगह पर ये सेंटेंस बना रहे एक्टिव वॉइस, वी टीच देम। तो दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम है, तो इसकी सब्जेक्टिव हालत हो गई दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, बी के फॉर्म हमारे पास में इज, एम, आर है, इसलिए दे के साथ में आर का इस्तेमाल किया हमने, और टीच का जो थर्ड फॉर्म है डॉट का इस्तेमाल किया, और रूल के हिसाब से हमने जो है तो यहाँ पर बाय का इस्तेमाल किया, और प्लस वी का जो है तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वी जो है तो सब्जेक्ट की जगह पर है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो क्या कर देते हैं हम, इसको अस कर देते हैं, यानी बाई अस हो जाता है। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल बताया। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमने बी के फॉर्म देखे, ये बी के फॉर्म कौन थे, बी के मैं तुमको बताया कि बी के 5 फॉर्म है। कौन से फॉर्म है, और जो है तो हम एक्टिव वॉइस का जुमला है कि पैसिव वॉइस का जुमला, ये कैसा पहचानेंगे। तो यहाँ पर मैं तुमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का जुमला है पहचानने का तरीका भी बता देता कि पहचानेंगे कैसा कि ये जुमला जो है तो काय का है, पैसिव वॉइस का है, पहचानेंगे कैसा।
तो ये देखो, पहले तो बी के फॉर्म देखना पड़ता हमको। बी फर्स्ट फॉर्म हो गया इसका। इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज वेयर। बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज वेयर। थर्ड फॉर्म होता है इसका बीन। फोर्थ फॉर्म होता है इसका बीइंग। और पांचवा फॉर्म जो है तो होता है इसका इज एम आर। ये इसका जो है तो पांचवा फॉर्म होता है। पांचवा फॉर्म इज एम आर ये होता है। ये पांच फॉर्म है। अब आपको मैं ये बता रहा कि ये जो है ये काय के फॉर्म है, बी के फॉर्म है। ये बी के फॉर्म है। ये जो है ना यहाँ जो वो लिया अपन ने, तो ये बी के पूरे फॉर्म है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम पैसिव वॉइस का जुमला है पहचानेंगे कैसा, है ना। हमारे लिए तो समझे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, कैसा कंफ्यूजन होगा हमको कि हमने जब टेंस पढ़े तो सर ने बताए, आप बोलेंगे कि इज के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है, लेकिन यहाँ पर इज के साथ में जो है तो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसा लगाया अपन ने, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसा किया हमने यहाँ पर। यहाँ तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना था। तो आपको ये बता रहा मैं, खास बात समझने की बात ये है कि बी के जितने फॉर्म है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी आप सेंटेंस में देते हैं, क्योंकि बाय जो है तो हर सेंटेंस में नहीं होता, कभी बाय नहीं भी रहता है, तो वर्ब के बी के फॉर्म के साथ, बी के फॉर्म मैं तुमको बता दिया कि बी का फॉर्म इज एम आर वाज वेयर बी बीन बीइंग, ये बी के फॉर्म है। बी के फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी सेंटेंस में देखते हैं तो आपने समझ जाना कि जुमला जो है तो ये पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए यही जरूरी है कि बी के बी वाज वेयर बीन बीइंग इज एम आर ये सेंटेंस के साथ अगरचे सेंटेंस में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो समझ जाना कि जुमला पैसिव वॉइस का है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिव वॉइस में मैं ऊपर बता चुका, हालांकि ये बात एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है तो खुद काम करता है और पैसिव वॉइस में जो है तो सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, ये बात है। यानी एक्टिव वॉइस में काम का सीधा ताल्लुक जो है तो वो सब्जेक्ट के साथ में होता है और पैसिव वॉइस में काम का सीधा ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं हिंदी में अगर जो बोले तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी इंपॉर्टेंट होती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जो है तो प्रधानता होती है या उसकी इंपॉर्टेंट होती है। ये इसका समझो खास बात है। अब हम टेंस वाइज जो है तो इसका मुताल्ला करेंगे। अब मैं आपको बता चुका हूं कि 12 टेंस में से ज़माने की 12 हालतों में से 8 हालतों में जो है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। तो पहला जो है तो और 8 वो कौन सी है वो भी बता चुका, और 4 जो कौन से इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है वो भी मैं आपको बता चुका। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे अपन ने टेंस पढ़े वैसे ही टाइप का जो है तो हम ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी मजबूती आ जाएगी ग्रामर में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मालूम है हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज़माना हाल सादा जिसको कहते हैं। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको ये मालूम है कैसा होता है। तो इसका एक्टिव वॉइस मैं ये भी कह चुका होगा आपको कि 12 के 12 ज़माने एक्टिव वॉइस में, टेंस के जो 12 ज़माने सब जो है तो एक्टिव वॉइस में, इसीलिए उसको एक्टिव टेंस कहते हैं। तो जितने जो 8 टेंस में बना रहे तो 8 टेंस का फार्मूला वही आएगा जो मैं आपको टेंस में पढ़ा चुका हूँ। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस की टेंस है। तो एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो मालूम है तुमको क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है तो हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मालूम है किसे कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं, आपको पता है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि यहाँ पर मैं ऊपर बता चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते, इसलिए हमको इसमें बी के फॉर्म, ऊपर जो एक फार्मूला बताया मैंने तुमको बी का, वो फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का जुमला हो गया, फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, या रूल हो गया। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, रूल देखो अच्छे से याद करो। तो ऑब्जेक्ट पहले ले लिया अपन ने, ऊपर बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस अस। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था, हमने जब ये सब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले ले, जो आखिरी का है उसको पहले ले लिया। उसके बाद में बी का फॉर्म लगाया हमने, इज एम आर, सब्जेक्ट को देख के जो है तो इज एम आर लगाना पड़ेगा। जैसे आई है तो उसके साथ एम लगता, ही है तो उसके साथ में इज लगता, दे है तो उसके साथ में आर लगता, पता है आपको। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। अब देखो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है, यहाँ इज एम आर, इसके साथ में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म देखे, लेकिन जुमला जो है तो पैसिव वॉइस में जब लिखा जाता है तो इज एम आर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। प्लस बाय का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के तौर पर किया जाता है, जिसके मानी होते हैं जरिए, प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्टिव हालत, यानी सब्जेक्ट जो है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहता है इसकी ऑब्जेक्टिव हालत, मैं ऊपर जो चार्ट बताया आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा, उसकी सब्जेक्टिव हालत यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वो जो चार्ट मैंने जितने बताया आपको वो अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, उस पर ये पूरा नीचे तक की ग्रामर जा रहा। अब एग्जांपल दे रहा मैं, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं अपन। सेंटेंस अपने को मालूम है कि आई राइट अ लेटर, ऊपर देखिए अपन ने, तो आई क्या है इसमें सब्जेक्ट है, राइट क्या है इसमें वर्ब है, और अ लेटर जो है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आई जो है तो ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव हालत हो जाएगी। सब्जेक्ट में आई जो है तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाता है, इसको आई नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो सब्जेक्ट उठाया अपन ने, यानी ऑब्जेक्ट उठाया हमने, सब्जेक्ट की जगह रखे अ लेटर। रूल के हिसाब से इज एम आर, लेटर के साथ में इज का इस्तेमाल करें, और वर्ब का जो है तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, यानी पैसिव वॉइस में मैं बता चुका आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस जो है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय का इस्तेमाल किए, प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किए, और आई जो है तो इसकी आई की यहाँ सब्जेक्ट में, यहाँ सब्जेक्ट है काम करने वाला था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में जाता तो इसकी शक्ल जो है तो चेंज हो जाती है, इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है मी। तो आई राइट का एक्टिव वॉइस ये आई राइट है, तो पैसिव वॉइस में ये हो जाता है अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब यहां पर जो है तो सब्जेक्ट की प्रधानता है, लेकिन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दी जाए कि लेटर पहले आ जा रहा है, तो लेटर मेरे जरिए लिखा जाता है। यहां पर बोल रहा क्या है, मैं खत लिखता हूं, यहां पर बोल रहा है कि खत मेरे जरिए लिखा जाता है। तो इस तरह जो है तो ये एक्टिव वॉइस से पहले, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस देखा है। आगे का सेंटेंस देखते हैं हम, एक और जो है तो एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लिख भी दिया मैंने, एक्टिव वॉइस का जुमला है अपने पास, द बॉयज प्ले क्रिकेट, द बॉयज। तो द बॉयज जो है तो यहां पर होगा ये सब्जेक्ट, और प्ले जो है तो ये हो गया वर्ब, और क्रिकेट जो है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका कैसा बनाएंगे आप सोचो, देखो। तो क्रिकेट जो है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के पहले ला लिए, सब्जेक्ट की जगह रख दिए। फिर क्रिकेट जो है तो इसके जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, भले पैसिव वॉइस में है लेकिन जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो क्रिकेट इज
प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड बाय द बॉयज। अब यहाँ पर जो है तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत चेंज नहीं होंगी, इसकी जो है ये सब्जेक्ट द बॉय जो है, द बॉयज जो है तो द बॉयज ही रहेगा, यहाँ पर इसकी हालत चेंज नहीं होती, द बॉयज ही रहता है, बाय द बॉयज। सिर्फ जो चेंज होने के जो चीज़ें है मैं आपको ऊपर बताया, जो है तो सब्जेक्ट चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट में, वो मैं ऊपर बताया आपको। यहाँ पर द बॉयज ये जो है तो चेंज नहीं होगा। द क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज, ऐसा ये सेंटेंस हो जाता है। अब आपको जैसा किसी ने पूछा ऐसा सेंटेंस आ गया कि राइट क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज, ऐसा सेंटेंस तुमको दिख जाता है, या कोई आपको पूछता है और ये बोलता है कि ये सेंटेंस कौनते टेंस का है, पहचानिए, आप क्या बोलेंगे, है ना, आप बोलेंगे क्या कौन से टेंस का है, तो इज है, प्लेड आ गया यहाँ, बाय है, द बॉयज है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस तो है, साथ ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन वॉइस में कौनते हैं, पैसिव वॉइस में। ऐसा हमको जो है तो आने को होना, नहीं तो ऐसा दे दिए तो सर ने पढ़ाए थे कि इस तरह का सेंटेंस जो है तो द बॉयज प्लेड क्रिकेट, इसी तरह का सेंटेंस जो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, लेकिन ये तो होता ही है एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, द बॉयज प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पैसिव वॉइस में इस तरह होता है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जुमला है लेकिन पैसिव वॉइस में है, ऐसा जो है तो ये समझना पड़ता है। उसी तरह आगे का जुमला जो है तो पैसिव वॉइस का देख रहे हैं हम, निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस कैसा होता है ये हम ऊपर तो देखे ही हमने, टेंस में तो देखे कि आई डोंट राइट अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो सब्जेक्ट आई, डोंट निगेटिव जुमला है तो डोंट का इस्तेमाल किया गया। राइट ये जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और लेटर ये जो है तो वर्ब का ये जो है तो ऑब्जेक्ट है। फिर जो है तो हम रूल वही इस्तेमाल करेंगे, पूरे सेंटेंस में समझ में आ जाएगा, गौर करना क्या है कि अ लेटर, ये तो लेटर आना ही है, इज भी आना ही है। अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमको नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डू नहीं लाएंगे हम, क्योंकि इसमें इज आ जाता है। तो मैं ऊपर बता चुका आपको कि डू का क्या करना पड़ता, डू डज का इज एम आर होता, तो यहां पर डू का इज आ गया। नॉट क्योंकि निगेटिव जुमला बना रहे ना अपन, निगेटिव जुमला जो नकारात्मक जिसमें नहीं का जिक्र किया गया, सेंटेंस वैसे रहता है, रूल वैसी है, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना वो देखना है इसमें हमको। तो लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, इस तरीके का जो है तो निगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा है और एक निगेटिव सेंटेंस वही टाइप का एक्टिव वॉइस का, द बॉयज डोंट प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट है द बॉयज, प्ले वर्ब है, और क्रिकेट जो है तो ऑब्जेक्ट है, और ये जो है तो नॉट का इसमें निगेटिव जुमला बताया। पैसिव वॉइस में कैसा हो जाएगा, ऊपर का एक ही सेंटेंस पर से समझ में आता है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय द बॉयज, इस तरह का ये हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन ने यहां पर जो है तो वर्बल क्वेश्चन देखे। अब ऊपर जो मैंने फिर तुमको जो फार्मूला बताया कि डू डज सेंटेंस में आता है तो डू डज का पैसिव वॉइस में वास कर दो या इज कर दो, है ना, यानी डू डज का इज एम आर कर दो और डिड का जो है तो वाज वेयर कर दो, ऐसा मैं ऊपर बता चुका हूं। तो यहां पर डू है तो डू का क्या करेंगे अपन, इज एम आर में से, क्योंकि अ लेटर है आगे तो लेटर के साथ में इज आता तो इसको उठाकर यहां पर ले लिया अपन ने। वर्बल क्वेश्चन तुमको मालूम है कि आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखता हूं, जो सवाल बना देता वर्बल क्वेश्चन, यानी जो सवाल, कौन सा सवाल बनाता है, यस नो टाइप का। तो डू आ गया, हमको यहां पर जो है तो चेंज द वॉइस देख रहे हैं अपन, एक्टिव वॉइस का जुमला, डू आई राइट अ लेटर,
लेकिन जब ये पेशिव वॉइस में आता है तो क्या हो जाता है, इज पहले आ गया, इज अ लेटर रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और मी, इस तरह हो जाता है। ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर जो है तो हमने अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और वर्बल क्वेश्चन जो है तो एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाया है। अब देखते हैं हम कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं, टेंस की दूसरी हालत प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। वही सेंटेंस को अपन लेके आगे आगे चलते हैं। हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला टेंस वाइज मालूम ही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, उसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप टेंस में देख लेना, यही जो है तो उसका फार्मूला है। अब ये फार्मूला जो है ये हो गया एक्टिव वॉइस का। अब पेसिव वॉइस में ये क्या होता है, फिर मैंने आपको जो ऊपर दो चार्ट बताया, वो दो चार्ट का इसमें आपको इस्तेमाल करना है। जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया जनरल फार्मूला, उसको भी जो है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे तो मैं टेंस वाइज फार्मूले इसमें बता ही रहे। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला ये है हमारे पास में कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का एमजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जुमला ऐसा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस जुमला है, कैसा करेंगे अपन इसको, तो पेसिव वॉइस का फार्मूला ये है कि ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला लिए, इज एम आर जो भी है सेंटेंस में उसको वहीं रख देने का है, जैसा कि वैसे ही सेंटेंस के हिसाब से, यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है तो इज एम आर का हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इज एम आर कोई भी आया, लेकिन जैसा वो सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन सा है वो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर रखना है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग का इस्तेमाल करना है। इज एम आर के साथ में बीइंग का इस्तेमाल करना है। अब मैंने बी का जो फॉर्म बोला था तुमको, बी का फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पर आ गया वो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस जो है तो बाय और प्लस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, टेंस का एग्जाम्पल हमारे पास में है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है हमारे पास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कि आई एम राइटिंग अ लेटर। आई जो है तो सब्जेक्ट है, एम जो है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो है तो इसमें वर्ब है और आ लेटर जो है तो इसमें सब्जेक्ट है। अब इसका कैसा होता है, फार्मूले के हिसाब से जो है तो आप बना सकते हैं इसको। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है तो हमने सब्जेक्ट की जगह ले ली, अ लेटर। फार्मूले के तहत जो है तो यहाँ पर अब आई के साथ में ही एम आता है, दूसरे के साथ में नहीं आता है। लेटर के साथ में इज लगा है, यहाँ पर एम नहीं आएगा क्योंकि एम ये आई के साथ में आता है। लेटर यहाँ पर जो है तो लेटर है तो लेटर के साथ में इज लगा है, फार्मूले के हिसाब से बीइंग लगा है, बी का फॉर्म बीइंग प्लस जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। ये मैं बता रहा बार बार तुमको कि पेसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, प्लस जो है तो बाय का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है तो फिर आई की जो है तो हमने हालत को चेंज करा, यानी आई जो है तो सब्जेक्टिव हालत में है तो आई की सब्जेक्टिव हालत बदल कर ऑब्जेक्टिव हालत जो है तो इसकी क्या हो गई, मी हो जाती है। तो ये मी हो गया, तो सेंटेंस हो गया अपना अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इस तरह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस का सेंटेंस इस तरह होता है। फिर मैं ये बार बार बता रहा तुमको कि ये सेंटेंस आई एम राइटिंग अ लेटर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है लेकिन एक्टिव वॉइस में है। आई एम राइटिंग अ लेटर ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है लेकिन एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब ये ऊपर जो बता चुका हमको तो दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पेसिव वॉइस में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये भी जो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस है।
दूसरा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल को अपन दोनों एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में यहां हो जा रहा है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ऊपर का जो है तो चार्ट अच्छी तरीके से पढ़ो। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो द बॉयज जो है तो सब्जेक्ट है, आर जो है तो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है तो वर्ब है, और क्रिकेट जो है तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को फिर उठाया अपन ने, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह रखे पैसिव वॉइस में क्रिकेट। फिर जो है तो यहाँ पर द बॉयज ये जमा है, प्लूरल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किए, क्रिकेट सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल करें। यहाँ पर क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, प्लेड बाय द बॉयज। इस तरीके से ये सेंटेंस होगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, या नकारात्मक वाक्य, इनकार्य जुमला कैसा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया, उसका जो है तो एक्टिव टेंस कैसा होगा, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ऐसा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला हो गया। अब इसका जो है तो सिर्फ हमने ऊपर का जो जुमले में इसमें और इसमें फ़र्क यही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं रहता और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। यानी निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट रहता है, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या है, सब्जेक्ट आई, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव सेंटेंस का, राइटिंग यानी वर्ब, और अ लेटर फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसको उसी तरह सिर्फ हमको क्या करना है, इसमें नॉट की जगह को ढूंढ के उसको रखना है, बाकी ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल हमको यहाँ निगेटिव है करना है। तो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इस तरह का ये सेंटेंस हो जाता है। उसी तरह जो है तो आगे का एक सेंटेंस दिया, क्या है सेंटेंस, कि ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ही जो है तो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव सेंटेंस का सिंबल, प्लेइंग वर्ब, और क्रिकेट जो है तो ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बुला लिए, क्रिकेट, इज नॉट को रख दिए, और उसके बाद बीइंग लिखे, प्लेड बाय हिम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, सवालिया जुमले में से भी अपन एक ही ले रहे हैं अभी, वर्बल क्वेश्चन, WH क्वेश्चन नहीं लिया अपन ने, यहाँ वर्बल क्वेश्चन लिए अपन ने। तो वर्बल क्वेश्चन एक्टिव वाइज फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वाइज वर्बल क्वेश्चन यानी सवालिया जुमला एक्टिव वाइज का, और वो भी सवालिया जुमला को तो वर्बल क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो एक्टिव वाइज का जुमला कैसा, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख रहा हूं, ऐसा मतलब हो जाता। तो आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग, तो एम पहले आ गया, सवाल बना दिया, इसलिए अपन ने इसमें क्या करें, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बनाए लिखे। तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर का चार्ट फिर देखना आपने कि मैंने उसमें सीधा लिखा कि इज एम आर अगरचे सेंटेंस में आता है तो उसको क्या कर दो, ये यहां पर देखो, अ लेटर है ना, अ लेटर इसको जैसा ये सेंटेंस कैसा था अपना, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा था, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब एम जो है तो यहां पर आई के साथ में एम आया, बता रहा मैं यहां, लेकिन यहां पे जो है तो अ लेटर है, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर इज लगा दिए। ये बार बार बता रहा मैं कि यहां पर एम इसलिए लगाए थे कि यहां पर आई है सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर जो है तो इज इसलिए शुरुआत में लगाए वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लेटर है। तो लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी का अफर्मेटिव ऐसा था, तो इसका लेकिन जब वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस का, तो ये हो जाएगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। इस तरह जो है तो ये सेंटेंस
होता है। उस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम क्या देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ज़माने हाल मुकम्मिल, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य देख रहे हैं हम इसमें। इसका फार्मूला क्या है? अब इसका फार्मूला ये है एक्टिव वॉइस का, हमको मालूम ही है। पूरे टेंस मैंने जितने भी टेंस 12 के 12 ज़बाने हैं उसमें से इसमें 8 ही ज़बाने आएंगे, तो आप अच्छी तरीके से देख लो उसको। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, एक्टिव का फार्मूला क्या है उसमें, क्योंकि सारे टेंस जो है तो एक्टिव वॉइस में होते, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने का उसका जो है तो फार्मूला यहाँ बता रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस जो है तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला। अब पैसिव वॉइस ये कैसा होगा? तो फिर हमने क्या करे, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह रख दिए। अब यहाँ पर जो है तो हैव का क्या हो जाता है वो देखना है हमको। तो हैव आया तो हैव बीन, हैज़ आया तो हैज़ बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस जो है तो बाय और प्लस अस का इस्तेमाल किया। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं अपन, क्या है? दे हैव रिटन अ लेटर। इसमें एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही रहता है, काय में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो दे सब्जेक्ट है, दे, हैव जो है तो हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है तो इसमें अ लेटर ही है। एक ही सेंटेंस को लेके अपन आगे आगे इसलिए चल रहे हैं ताकि जो है तो एक या दो फार्मूले पर से हमको अच्छी तरीके से समझ में आता है, इसलिए जो है तो एक फार्मूले को लेके चल रहे हैं। जहन में रहता है हमारे वो फार्मूला, इसलिए जो है तो एक फार्मूले को लेके चल रहे हैं अपन। एग्जाम्पल तो बहुत सारे रहते, तो हम 2 ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे जहन में रहेगा। तो एक्टिव वॉइस का दे हैव रिटन अ लेटर ऐसा सेंटेंस है। तो अ लेटर को हमने फिर क्या कर लिए, सब्जेक्ट की जगह पर ला लिए। अब यहां अ लेटर है, सिंगुलर है, इसलिए क्या किया हमने, हैज का इस्तेमाल किया, हैज बीन, सिंगुलर के लिए हैज बीन का इस्तेमाल किया। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय। अब यहां पर देखो तुम, यहां पर क्या किया हमने, यहां पर जो इस्तेमाल किया वो यहां पर हमने देम का इस्तेमाल किया। क्यों देम का इस्तेमाल किया? क्योंकि दे जो है तो ये जो है तो सब्जेक्टिव हालत है और दे की ऑब्जेक्टिव हालत हमारे पास में है देम। कौन सी हालत है? दे की। ये दे जो है तो सब्जेक्टिव हालत में, और इसका क्या करें हमने, देम करें। तो दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम है, दे नहीं लिख सकते अपन, इसलिए हमने क्या किया, बाय देम। तो सेंटेंस कैसा हो गया? सेंटेंस हो गया हमारे पास में अ लेटर हैज बीन रिटन बाय देम। इस तरीके का जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरह होता है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं परफेक्ट टेंस का। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह होता है, अहमद हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर अहमद जो है ये सब्जेक्ट है जो है तो हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेड जो है तो वर्ब है, और क्रिकेट जो है तो ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है, और फार्मूले के हिसाब से हैज़ का हैज़ बीन करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, क्रिकेट है। तो क्रिकेट को हम उठा के यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। सब्जेक्ट पहले हमारे पास में क्या था, अहमद था। अब हमने क्या करें, इसको अहमद की जगह हमने क्रिकेट को ला लिया, यानी ऑब्जेक्ट को ला लिया। और अहमद जो है
सिंगुलर है, इसलिए हमने ये हैज़ का हैज़ ही रहने दिया और हैज़ के साथ में रूल के हिसाब से बीन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो है तो हमने बीन का इस्तेमाल किया। मैंने आपको इसके पहले बी के जो फॉर्म बताया था, बी के 5 फॉर्म बताया था मैंने, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज, एम, आर, ये जो है तो बी के फॉर्म बताया था पहले जनरल फार्मूले में। उसके बाद में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता, तो पिलेट का पिलेट ये है, लेकिन यहाँ पर बीन के साथ में पिलेट है, हैज़ बीन प्लेड बाय अहमद। इस तरह जो है तो ये क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय अहमद। अब यहाँ पर जो है तो अहमद सब्जेक्टिव हालत में भी अहमद था और ऑब्जेक्टिव हालत में भी अहमद ही रहेगा, क्योंकि ये नाम है, इसको चेंज नहीं किया जाता। मैंने आपको जो पहला चार्ट बताया था, इज, ही, शी, इट, आई, इसके साथ में जो है तो मैंने आपको वो चार्ट बताया था कि किस किस का जो है तो तब्दीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अहमद जो कि नाम है, इसलिए बाय अहमद ही हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह जो है एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस इस तरह होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे अपन कि एक्टिव वॉइस में कैसा होता है और इसका जो है तो पैसिव कैसा होता है। तो एक्टिव वॉइस हमारे पास में है निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, जो कि हमारे टेंस के हिसाब से है, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। तो आई यहाँ पर जो है तो सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव सेंटेंस, और रिटर्न जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर जो है तो ऑब्जेक्ट लेटर है। इसको वैसे करेंगे, आ लेटर को फिर उठा के जो है तो हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया है, आ लेटर हैज़ हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर जो तो आई के साथ पे हैव लगा है, यहाँ पर जो है तो आ लेटर के साथ में जो है तो हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हैज़, अब नॉट हमने कहाँ लगाए, देखो हैज़ और बीन के बीच में जो है तो नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटर्न बाय मी इसलिए लाए हमने क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास में आई है और हमको मालूम ही है कि आई सब्जेक्ट होता है तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत जो है तो मी होती है। इस तरह जो है तो आगे का सेंटेंस हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस जो है तो हम देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस इसका द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास में द बॉयज हैव नॉट प्लेड यहाँ पर वर्ब हो गया और क्रिकेट ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को उठाए पैसिव वॉइस में, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट हैज़, फिर नॉट जो है तो इस्तेमाल करें यहाँ बीन प्लेड बाय द बॉयज। द बॉयज का फिर यहाँ पर जो है तो चेंज नहीं होता, इसलिए हमने द बॉयज का द बॉयज रखा है। इसकी जो है तो सब्जेक्टिव हालत भी वही रहेंगी और ऑब्जेक्टिव हालत भी वही रहती है। इस तरह अब हम जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में कैसा सेंटेंस होता है और पैसिव वॉइस में कैसा होता है। अब इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्बल क्वेश्चन देख रहे हैं। वर्बल क्वेश्चन यानी जिसका जवाब जो है तो हम यस या नो में दे सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्बल क्वेश्चन कैसा होता है, तो आप हमको मालूम है कि जो भी परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको शुरू में रख दिए तो वो क्या क्या मान देता है, क्वेश्चन बना देता है। तो एक्टिव वॉइस का हमने देखा है पहले कि हैज़ शी रिटर्न अ लेटर, ये ऐसा सेंटेंस हो गया हमारे पास कि हैज़ शी रिटर्न अ लेटर, क्या वो लेटर लिख चुकी है, सवाल बन गया। एक्टिव वॉइस में ऐसा रहता है। पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्बल क्वेश्चन कैसा होगा, तो हैज़ का हैज़ ही रहेगा क्योंकि है लेटर है। शी के साथ में भी हैज़ का इस्तेमाल किया जाता, ही शी इट के साथ। तो हैज़ अ लेटर बीन रिटर्न बाय हर, हैज़ अ
लेटर बीन रिटन बाय हर। अब हर हमने यहाँ पर जो है तो ऑब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि ये शी का ऑब्जेक्टिव हालत है, शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर होती है और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह जो है तो हैज़ अ रिटन बीन, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हर, ऐसा ये सेंटेंस वर्बल क्वेश्चन जो है तो पैसिव वॉइस में इस तरह का लिखा जाता है। उसके बाद में जो है तो हम पास्ट इंडेफिनिट शुरू करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी जो है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को शुरू करने वाले हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य यानी मजबूत जुमला। अब इसका फार्मूला टेंस में हमने देखे एक्टिव वॉइस का, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला है इसका। मैं आपको इसके पहले बता ही चुका हूँ कि दो ही ऐसे टेंस हैं जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब ये देखो पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा नहीं, ऐसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई नहीं देता। अब इस तरह का जो है तो सेंटेंस होता है, तो इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला कैसा होता, पैसिव वॉइस में कैसा होगा, तो पैसिव वॉइस का फार्मूला इसका ऑब्जेक्ट पहले ले लिए, जैसा कि रूल है अपने पास में चेंज द वॉइस का, तो ऑब्जेक्ट पहले प्लस वाज या वेयर दोनों में से एक लगाना पड़ता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद में जो है तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर में से कोई एक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट का, इस तरीके का इसका जो है तो स्ट्रक्चर और फार्मूला होता है। अब यही फार्मूले के तहत जो है तो हमको आगे आगे काम करना पड़ता है, आगे आगे जो है तो पढ़ाई करना पड़ता है। इसीलिए हमको ये फार्मूले याद हो गए तो हम आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल और भारी नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, आई रोट अ लेटर, सब्जेक्ट फिर अपन ने लिया आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया रोट, और वर्ब और अ लेटर जो है तो ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या करा, इसको अ लेटर को ऑब्जेक्ट की जगह लेके गए, सब्जेक्ट की जगह लेके गए, यानी अ लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यानी आई की जगह, आई जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जगह चले गया, और एक्टिव वॉइस का अ लेटर ये ऑब्जेक्ट जो है तो ये सब्जेक्ट की जगह यानी आई की जगह आ गया। तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट की जगह इसने ले लिया, तो अ लेटर फिर जो है तो हमने फार्मूले के तहत वास का इस्तेमाल किया, क्योंकि सिंगुलर है लेटर, लेटर्स होता था तो यहाँ वेयर लगाते थे। अब तो यहाँ पर जो है अ लेटर ये सिंगुलर होने की वजह से हमने वास का इस्तेमाल किया, और फिर जो है तो फार्मूले के तहत रिटर्न का जो है तो हमने इस्तेमाल किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाय का इस्तेमाल किया, और आई जो है तो ये सब्जेक्टिव हालत में है, इसको जो है तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव हालत में मी कर दिया। तो इस तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस इस तरह का इसका फार्मूला है, और पैसिव वॉइस का इस तरीके का इसका हो जाता है। यानी वास के साथ में जो है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, वाज है, और वास के साथ में भी जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अगरचे ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का होता तो वाज राइटिंग होता था, लेकिन यहीं पर तो ये कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस में मैंने तुमको बोला कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी हमको दिखाई देता है, बी के फॉर्म हमको मालूम हो गए कौन से है, तो बी के 5 फॉर्म जो है तो बार बार उसको बहुत ही जो है तो अच्छे से याद करना है हमको। तो अ लेटर वाज रिटन बाय मी, इस तरीके का ये जो है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जुमला हो जाता है पैसिव वॉइस में।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम एक्टिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो एक्टिव वॉइस का जुमला लिया हमने, यहां पर एक सेंटेंस दिए कि यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट। तो यू सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्रिकेट। अब इसका जो है तो फिर जो है तो हमने क्या किया, हमको बार बार जो है तो ये याद रह जाने को होना है कि एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस बनाते वक्त पैसिव वॉइस का जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पहले शुरू में ले लेना पड़ता है। तो क्रिकेट को फिर उठा के हमने सब्जेक्ट की जगह लाया और रूल के हिसाब से इसको वास लगाया और वर्ब का फिर जो है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया और उसके बाद में जो है तो बाय का इस्तेमाल किया और यू जो है तो इसकी सब्जेक्टिव हालत भी यूज है और इसकी ऑब्जेक्टिव हालत भी यूज होती है। इसलिए सेंटेंस हमारे पास में हो गया क्रिकेट वाज प्लेड बाय यू। इस तरीके का प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे अपन। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल हो। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा और हम उसको जो है तो पैसिव वॉइस में कैसा कन्वर्ट करेंगे, कैसा तब्दील करेंगे। तो आई डिडंट, अब यहाँ पर देखने की बात है, आई डिडंट राइट अ लेटर। अब यहाँ देखो तुम कि सब्जेक्ट लिए हमने आई, यहाँ पर डिडंट करे अपन, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट सेपरेट नहीं लेके डिड का इस्तेमाल कर। डिड जो है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के लिए जो है तो नॉट के साथ में जो है तो डिड का इस्तेमाल किया जाता है और नॉट। लेकिन यहाँ पर आगे जब हम आएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर यह बात जाहिर होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, ये हमको डिड से पहचाना जाता है, यानी डिड नॉट। डिड खास जो है तो ये बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसलिए जो है तो ये फार्मूला हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया तो उसमें भी आपको ये इसके फार्मूला बता चुका हूँ मैं। तो निगेटिव सेंटेंस है, डिड का इस्तेमाल कर। इस मैंने आपको बताया कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी सब में जो है तो हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में, वर्बल क्वेश्चन में, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, सब में जो है तो इनमें भी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में भी हमको नज़र आएंगे। तो आई डिडंट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में डिडंट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है और अ लेटर। अब इसको किस तरह करेंगे, फार्मूला तो वही है हमारे पास में कि ऑब्जेक्ट को पहले लगाया जाए। तो अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इसको उठा के फिर जो है तो सब्जेक्ट की जगह पर लाए पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अ लेटर को उठा के फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला लिया और फिर जो है तो डिड का, मैंने आपको पहला एक जो चार्ट बताया यानी दूसरा चार्ट था वो ऊपर हमने देखे कि डिड का एक्टिव वॉइस में डिड का जो है तो वाज हो जाता है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिड का वास कर दे रहे हैं। और निगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर डिड नॉट का क्या हो रहा, यानी डिडंट का क्या हो जा रहा, वाज नॉट हो जा रहा। और पैसिव वॉइस में ये तो बदलना ही नहीं है, यानी रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा। आपको मैं ये बात खास बता रहा हूँ कि कोई भी टेंस हो, जब जुमला पैसिव वॉइस में होता है तो भले ही हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, भले ही बी का फॉर्म कोई भी हो, लेकिन जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है प्लस बाय। और यहाँ पर सब्जेक्ट आई होने के वजह से फिर हमने क्या किया, मी का इस्तेमाल किया। इस तरह जो है तो इसमें एक नई बात समझ में ये आई कि डिडंट होने की वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है,
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने के बावजूद भी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, क्योंकि डिडंट ये बता दे रहा है हमको कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। और यहाँ पर जो है तो इसका इस तरीके से पैसिव वॉइस होता है। आगे का जुमला देखते हैं हम एक्टिव वॉइस का। वही सेंटेंस लेते हैं, द बॉयज डिडंट प्लेड क्रिकेट। तो सब्जेक्ट हमारे पास में फिर क्या है, द बॉयज है, डिडंट जो है तो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड जो है तो वर्ब है, और क्रिकेट जो है तो ऑब्जेक्ट है। ये उठा के फिर हमने क्या किया, क्रिकेट को उठा के फिर जो है तो सब्जेक्ट की जगह पर ला लिया, द बॉयज की जगह पर, यानी क्रिकेट, फिर वाज नॉट प्लेड बाय द बॉयज। इस तरीके का ये पैसिव वॉइस इसका हो गया। अब उसके बाद में जो है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस और उसका पैसिव वॉइस कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है, ये देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम क्या देख रहे हैं, वर्बल क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें। तो एक्टिव वॉइस का वर्बल क्वेश्चन कैसा होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वो होता है कि डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दिए पहले, आई राइट अ लेटर, फिर यहाँ पर समझो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट लिए, क्यों लिए, क्योंकि डिड हमको बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का वर्बल क्वेश्चन है। डिड आई राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर डिड जो है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सवाल बना दिया, आई जो है तो सब्जेक्ट है, राइट जो है तो ये वर्ब है, और अ लेटर जो है तो ऑब्जेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट, हाँ फिर और ये यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही कि डिड पहले आ गया, तो चार्ट के हिसाब से जो चार्ट को ही आपको जो है तो सामने रखना पड़ेगा। जो शुरू में मैंने आपको दो चार्ट बताया, एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का और दूसरा डू डज वाला जो है तो इज एम आर हो जाता, वाज वेयर जो है तो वाज बीइंग इज बीइंग हो जाता, वो वाला चार्ट जो है तो आपको एक्टिव पैसिव बनाते वक्त तो बहुत काम में आएगा। तो डिड का क्या हो गया, वाज कर दिए, और लेटर जो है तो उठा के हमने क्या किया, उसको सब्जेक्ट की जगह पर लाए, और उसके बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म था वर्ब का उसको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म किया, और प्लस बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट आई होने की वजह से मी जो है तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट यानी आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी का इस्तेमाल किया, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का जो है तो ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस का ये क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का इस तरीके का क्वेश्चन होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में। अब हमको ये यहाँ पर ये कोई पूछता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो क्या बोलेंगे हम, आप तो बोलेंगे कि यहाँ पर वाज दिखाई दे रहा है, वाज तो जो है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जुमला यहाँ पर जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और किसके साथ में है, बी के फॉर्म के साथ में, यानी वाज के साथ में है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता। तो इसलिए ये जुमला जो है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ये बात जो है तुमको ख्याल में रखना पड़ता है। बहुत सारे जो टेंस आते हैं, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो टेंस आते हैं, और हमारे जो है तो ज़माने आते हैं, तो दोनों में एकदम जो है तो जज्बात में आके नहीं बोलने को ना, क्या वास को देख के वाज ही हेल्पिंग वर्ब को देख लेंगे पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है, ऐसा नहीं। इसके पूरा टेंस देखना पड़ेगा, इसकी वाइज देखना पड़ेगा कि एक्टिव वाइज में कि पैसिव वाइज में, तब जाके जो है तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि जुमला जो है तो एक्टिव वाइज का है या पैसिव वाइज का है, और इसका टेंस कौन सा है। आगे देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसका पास्ट कंटिन्यूअस का हम जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। अब पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल, उसका भी पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वाइज कैसा होता है और पैसिव वाइज कैसा होता है, इसके फार्मूले के साथ में फिर हम देखते हैं। तो एक्टिव वाइज का फार्मूला हमको मालूम है टेंस के हिसाब से कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तो इसका एक्टिव वाइज का इस तरीके का
पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है, जो हमने टेंस में देखा है। अब इसका जो है तो पेसिव वॉइस कैसा होगा? पेसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वाज वेयर। अब यहाँ पर नवी जो चीज़ आ रही प्लस बीइंग, बी का फॉर्म है, वो उसमें देखे ना हमने जो फार्मूला, जनरल फार्मूला है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये जो है तो इसका फार्मूला हो गया। यानी पास्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस का फार्मूला इस तरह होता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, एग्जाम्पल है कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस तरह होता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी के साथ में, और अ लेटर ये जो है तो सब्जेक्ट है। अब इसका किस तरह हम बनाएंगे? तो फिर जो है तो हमको ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अ लेटर है ही हमारे पास, तो अ लेटर को सब्जेक्ट की जगह पर ला लिए, अ लेटर। फिर क्या किया? हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कंटिन्यूअस में मौजूद है, वास को ले लिया, वास को यहाँ लगा दिया। उसके बाद में फार्मूले के हिसाब से, जैसा कि हमारा फार्मूला है तो वाज वेयर के साथ में बीइंग, तो क्या किया हमने? बीइंग को इस्तेमाल किया, और प्लस जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, जो कि रूल के हिसाब से सभी टेंस में पेसिव वॉइस में जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता। और उसके बाद में जो है तो हमने क्या किया? बाय का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में फिर जो है तो वर्ब की हालत का, वर्ब को जो है तो सब्जेक्ट को जो है तो सब्जेक्ट आई होने के वजह से हमने उसको क्या किया? मी किया। तो एक्टिव वॉइस का आई वॉज राइटिंग अ लेटर, पेसिव वॉइस में अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, इस तरह हो जाता है। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं हम कि एक्टिव वॉइस का दूसरा जुमला है द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज सब्जेक्ट है, वेयर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है तो वर्ब है, और क्रिकेट जो है तो ये ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसको हमने पेसिव वॉइस में फिर जो है तो सब्जेक्ट की जगह पर ला लिए, फिर जो है तो वाज लिखे रूल के हिसाब से, फिर बीइंग का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और द बॉयज, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसके पहले आपको बता चुका है। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, उसका एक्टिव वॉइस कैसा होता है, और उसका पेसिव वॉइस किस तरह होता है, ये जो है तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरह होता है। नॉट जो है तो वाज के बाद आता, वाज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? वो सेंटेंस जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, सिर्फ जो है तो नॉट का इसमें जो है तो ऐड करना पड़ता है। कहाँ करना पड़ता है? तो वाज के बाद करना पड़ता है। सेंटेंस वैसे ये सिर्फ नॉट जो है तो इसमें इस्तेमाल किया गया, यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को उठाया, ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट की जगह रखा, अ लेटर वाज उठाया, वाज नॉट को उठाया, फिर जो है तो बीइंग का इस्तेमाल किया, यानी वाज और बीइंग के दरमियान में जो है तो नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो है तो बाय, और उसके बाद में मी का जो है तो इस्तेमाल करें। इस तरह जो है तो ये निगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस जो है तो इस तरीके का होता है। आगे का एग्जाम्पल देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्बल क्वेश्चन देख रहे हैं हम। वर्बल क्वेश्चन यानी जिसका जवाब यस या नो से दे सकते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस ये वाज,
आई राइटिंग अ लेटर। तो आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म वाला, आ लेटर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी, यानी ये एक्टिव वॉइस का पेसिव वॉइस कैसा होता है वो देखते हैं। तो वाज का तो वाज ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उठाए सब्जेक्ट की जगह रखे अ लेटर। उसके बाद में जो है तो हमने क्या किया, बीइंग का इस्तेमाल करना है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में पहले जो है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद में जो है तो बीइंग का इस्तेमाल करें, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में जो है तो हमको जो भी हमारे पास में सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो है तो सब्जेक्ट हमारे पास में आई था, इसलिए जो है तो हमने इसका बाय मी किया है। उसी तरह अब जो है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ज़माना माजी मुकम्मिल इसको कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी सकारात्मक जुमला देखते हैं, और इसका जो है तो एक्टिव वॉइस कैसा होता है। तो एक्टिव वॉइस तो हमारे टेंस के हिसाब से ही होगा, जैसा जो फार्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है वही फार्मूला एक्टिव वॉइस का जो है तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वही फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, वही होता है। यानी पूरे जितने भी ज़माने हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो एक्टिव टेंस में ही होते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में ही होते हैं पूरे 12 के 12 ज़माने। तो इसका फार्मूला भी वही चाहेगा समझो। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो है तो पेसिव वॉइस कैसा होता है, तो पेसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लिए। अब यहाँ पर हेड है तो हेड का हेड बीन हो जाएगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके का जो है तो इसका फार्मूला और इस स्ट्रक्चर या रूल हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल वही जो है तो एक ही एग्जांपल को हम जो है तो आखिरी तक लेके जा रहे हैं। दे हैड रिटन अ लेटर, दे हैड रिटन अ लेटर। तो दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रिटन जो है तो वर्ब है, और आ लेटर जो है तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा के जो है तो सब्जेक्ट की जगह ला लिए पेसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो आ लेटर को उठा के जो कि ऑब्जेक्ट है उसको उठा के सब्जेक्ट की जगह रखे। हेड है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है तो हेड होता, हेड का हेड ही रहेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसमें जो है तो एक नया वर्ड यानी बीन का इस्तेमाल जो है तो जोड़ा है हमने रूल के हिसाब से, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, और प्लस बाय और प्लस जो है तो दे का देम हो गया। अब आगे देखते हैं हम एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा एग्जाम्पल, यानी एक्टिव वॉइस। अहमद हैड प्लेड क्रिकेट। तो अहमद क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब है थर्ड फॉर्म में, क्रिकेट जो है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट होने की वजह से फिर हमने रूल के हिसाब से पेसिव वॉइस बना रहे, तो क्रिकेट को क्या किया, पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लाए, और हेड का हेड बीन किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, प्लस बाय और प्लस जो है तो अहमद। अहमद का सब्जेक्टिव हालत हो कि ऑब्जेक्टिव हालत हो, कोई भी अगर से नाम आता है तो वो जैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए हमने जो है तो बाय अहमद लिखा है। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अहमद, इस तरीके का जो है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस होता है। आगे का जो है तो निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का और पेसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस किस तरह होता है देखते हैं। एक्टिव वॉइस में आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी नॉट कहाँ लिखना पड़ता, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेड है, तो हेड के बाद में हमने क्या किया, नॉट का इस्तेमाल किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी परफेक्ट टेंस कोई भी हो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता।
अ लेटर फिर तो सब्जेक्ट आई है, हैड जो है तो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव सेंटेंस, रिटर्न जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आ लेटर ये जो है तो ऑब्जेक्ट है। आ लेटर को उठाकर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में फिर क्या किया हमने, आ लेटर को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया आई की जगह पर। हैड का जो है तो हैड ही रन दिया क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है तो हैड के बाद में इस्तेमाल किया, और बीन जो है तो उसके यानी हैड और बीन के बीच में जो है तो नॉट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा इसमें, प्लस बाय और आई का जो है तो यहाँ पर मी हो गया। इस तरीके का जो है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें खास बात हमको ये देखने की है कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ गया है, कहाँ पर किए गए यहाँ पर, और यहाँ पर कहाँ पर किए गए। अब आगे जो है तो हम आगे का सेंटेंस जो है तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जुमला है, द बॉयज हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ये बात हमको बहुत सारे टेंस हमने देख लिए, इसलिए हमको मालूम हो गया कि सब्जेक्ट द बॉयज, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव, और प्लेड जो है तो वर्ब, और क्रिकेट जो है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब अब तक के हमारे ये समझ में आ गए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नॉट क्या है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट उठाए सब्जेक्ट की जगह रखे क्रिकेट, सब्जेक्ट की जगह रखे इसको, यानी ऑब्जेक्ट को उठाए सब्जेक्ट की जगह रखे क्रिकेट। हैड नॉट बीन प्लेड बाय दे, प्लेड बाय द बॉयज। इस तरीके का जो है तो ये सेंटेंस हो गया। उसी तरीके का पास परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी वर्बल क्वेश्चन किस तरह होता है एक्टिव वॉइस में। तो इस तरह होता है कि हैड शी रिटर्न अ लेटर, हैड शी रिटर्न अ लेटर, तो इसका हो जाएगा हैड का हैड ही रहेगा, हैड अ लेटर बीन रिटर्न बाय हर हो जाएगा इसका। उस तरह आगे का सेंटेंस देखते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं हम, क्योंकि फ्यूचर टेंस में दो ही ज़माने में जो है तो हमको बनाना पड़ता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फार्मूला है एक्टिव वॉइस का वो है सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का जो है तो इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसका पैसिव वॉइस कैसा होगा, स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट प्लस शल बी, अब यहाँ पर देखो शल बी का इस्तेमाल किया गया, शल बी या विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और प्लस जो है तो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत। सब्जेक्ट लिखा मैंने तो इसका मतलब ये हो रहा है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत। जनरल फार्मूले को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है, जो ऊपर मैंने जनरल फार्मूला बताया, जो दो चार्ट बताया, उसको अच्छी तरीके से देखना है और दूसरे एग्जाम्पल और इसको जो है तो करना है। तो आगे का सेंटेंस है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर, आई जो है तो सब्जेक्ट है, शैल जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट और अ लेटर। तो आगे अ लेटर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लेके जाना पड़ेगा। तो अ लेटर को उठाए सब्जेक्ट की जगह रखे पैसिव वॉइस में। उसके बाद में फार्मूला, अब यहाँ पर अ लेटर है तो उसके साथ में विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेटर के साथ में विल का इस्तेमाल करो। आई और वी के साथ में शल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ में जो है तो विल का इस्तेमाल करते हैं। तो अ लेटर विल और बी जो मैंने तुमको फॉर्म बताया था, बी के फॉर्म 5, उसमें से ये एक फॉर्म है बी पहला। तो अ लेटर विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय मी। आई सब्जेक्टिव हालत है और इसका जो है तो बाय मी हो गया है। मतलब अ लेटर विल बी रिटर्न बाय
बाय का इस्तेमाल और मी का इस्तेमाल आपके जो है तो ये ऊपर से अभी तक के समझ में आ गया होगा। आगे का एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम। एक्टिव वॉइस का जुमला ही विल प्ले क्रिकेट, तो ही के साथ में विल का इस्तेमाल किया। ही विल प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट ही, विल जो है तो हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाए, क्रिकेट को सब्जेक्ट की जगह रखे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, उसके बाद में विल और इसके साथ में फार्मूले के हिसाब से बी का इस्तेमाल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ही का जो है, तो अब यहाँ पर जो है तो ही जो सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है हिम। तो इस तरह जो है तो ये पास परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया। उसी तरह अब जो हम देखने वाले हैं वो है निगेटिव सेंटेंस। काय का निगेटिव सेंटेंस? तो पास परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो उसमें पास परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगाने से वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो निगेटिव फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ नॉट की जगह कौन सी है वो देखने का है हमको। तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है तो विल के बाद में लगाना है। एक्टिव वॉइस कैसा होगा? पास परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? पास परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस कैसा होगा? तो यू विल नॉट राइट अ लेटर। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस है कि यू विल नॉट राइट अ लेटर। तो यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव के लिए, राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठाए, सब्जेक्ट की जगह रखे पैसिव वॉइस में। अ लेटर, विल जो है विल के बाद में फिर नॉट का इस्तेमाल किए और बी जो है तो विल और बी के बीच में जो है तो नॉट का इस्तेमाल करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में तो होता ही है प्लस बाय और यू का यू ही रहता है, यानी चाहे वो सब्जेक्टिव हालत हो या ऑब्जेक्टिव हालत हो, यू का तब्दीली नहीं होती बल्कि यू का यू ही रहता है। यू का सब्जेक्टिव हालत भी यूज है और ऑब्जेक्टिव हालत भी यूज है। उस तरह एक एग्जांपल और है, दो एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो एक्टिव वॉइस का दूसरा एग्जांपल है निगेटिव सेंटेंस का, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस जुमला ऐसा होता है, द बॉयज विल नॉट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट द बॉयज, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव, प्ले वर्ब और क्रिकेट जो है तो ये ऑब्जेक्ट। तो वर्बल इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। तो सवालिया जुमला भी दो तरह के होते हैं, तो उसमें अपन ने वर्बल क्वेश्चन लिए क्योंकि वीडियो जो है तो बहुत बड़ी हो जा रही, इसलिए कुछ छोड़े अपन इसमें थोड़ा थोड़ा। तो एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का वर्बल क्वेश्चन कैसा होता है? तो शैल आई राइट अ लेटर, तो सब्जेक्ट आई, राइट वर्ब और लेटर जो है तो ऑब्जेक्ट है और शैल जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। शुरू में आने से वर्बल क्वेश्चन यानी सवालिया निशान जो है तो यहाँ पर दिख रहा है, क्या बन जाता है? सवाल बना देता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है तो हम देख ही रहे कि सवाल बना देता है। यहाँ पर हम वर्बल क्वेश्चन देख रहे हैं यानी जिसका जवाब यस या नो में भी दिया जाता है। अब इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसा होता है? तो विल, अब यहाँ पर विल क्यों लिया अपन? या लेटर होने की वजह से यहाँ पर विल जो है तो लगा है। तो विल अ लेटर बी रिटन बाय मी, इस तरीके का हो गया है ना, आई का मी। तो विल अ लेटर बी रिटन बाय मी, इस तरीके का जो है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वर्बल क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये जो है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस
क्योंकि कंटिन्यूअस इसका होता नहीं, इसलिए अपने कंटिन्यूअस लिए नहीं इसमें। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला। अब इसको जो है तो हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहले ला लिया, फिर शैल हैव, शैल हैव का क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन, यानी बीन लगेगा। शैल हैव है तो उसको बीन लग जाएगा, शैल हैव बीन। शैल कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं और विल कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगाए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद में विल हैव बीन प्लस, दोनों में से एक ही लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस जो है तो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत या सब्जेक्ट जैसा नाम रहा तो जैसा कि वैसे आता है। अब ये जो है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल कैसा है? अभी तो फार्मूला देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सब्जेक्ट आई है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ये हो जाता फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है कि आई शैल हैव रिटन अ लेटर। अब इसका जो है पैसिव वॉइस कैसा होगा? पैसिव वॉइस करने के लिए इसका फिर जो है तो हमने अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अब यहाँ पर जो हमने शैल हैव के साथ में क्या किया? बी को जोड़ा है। एक्टिव वॉइस में आई शैल हैव रिटन ए लेटर, तो अ लेटर को शुरू में लिया पैसिव वॉइस में और बी का इस्तेमाल किया, विल का इस्तेमाल किया। विल हैव जो तो जुमले में था ही, उसको जैसा का वैसा रखा और जो नया ऐड किया इसमें बी ने फार्मूले के हिसाब से, प्लस रिटर्न प्लस बाय और फिर जो है तो आई सब्जेक्ट होने के वजह से हमने उसको मी में कन्वर्ट किया फार्मूले के हिसाब से। सब्जेक्टिव हालत इसकी मी है, हम शुरू से देख रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमने फिर यहाँ पर जो है तो ही को लिया है। सब्जेक्ट हमने यहाँ पर ही को लिया, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया? तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट को उठा के ही सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। पहले जो ही सब्जेक्ट था उसकी जगह पर हमने क्या किया? क्रिकेट को रख दिया। फिर विल हैव का विल हैव लिखा, लेकिन इसमें ऐड किया हमने बीन। पैसिव वॉइस में बीन करना पड़ता, प्लस जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद में जो है तो हमने क्या किया? उसके बाद में जो है तो हमने उसके बाद तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लेड क्रिकेट, ऐसा जुमला था तो इसको पैसिव वॉइस में करा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, इस तरह हो गया। तो आगे का जुमला देखेंगे हम, यानी आगे का जो हमारे पास में सेंटेंस है वो है निगेटिव सेंटेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस किस तरह होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, तो यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का इस्तेमाल किया गया। तो ये कैसा हो जाएगा? फिर हमने जो है तो अ लेटर को उठाया, पैसिव वॉइस में रखा अ लेटर सब्जेक्ट की जगह पर, फिर जो है तो विल नॉट हैव बीन, इस तरीके का। नॉट की जगह कौन सी है वो देखो तुम, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय यू, इस तरीके का जो है तो पैसिव वॉइस में इस तरीके का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस तरीके का जुमला हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम एक्टिव वॉइस का। द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, एक्टिव वॉइस का जुमला है।
दूसरा एग्जाम्पल है, इसलिए जो है तो पहले एग्जाम्पल से समझ में आ जाऊंगा। पैसिव वॉइस का जुमला है, फिर जो है तो हमने क्रिकेट को शुरू में रखा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का जुमला है तो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय द बॉयज। इस तरीके का जो है तो ये सेंटेंस होता है। आगे जो है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस देखेंगे हम? वर्बल क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्बल क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस कैसा होता है? तो शल आई हैव रिटन अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब पहले ला लिए तो क्वेश्चन मार्क आखिरी पर आ जाता है। तो इसका वर्बल क्वेश्चन कैसा होता है? यहाँ पर जो है तो शल है, आई के वजह से शल है, आई शल या शल आई, तो शल पहले लगने से हेल वर्बल क्वेश्चन बन गया। तो इसको क्या करेंगे? विल यहाँ पर आ जाएगा। विल क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ लेटर है। आई रहता था तो यहाँ पे शल रहता, वी रहता था तो शल रहता था, लेकिन हाँ अ लेटर है तो अ लेटर होने की वजह से यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया। तो सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का हो जाता है। अब जो है तो आगे का हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। इसके अलावा कुछ अब हमारा क्या क्या छूटा हुआ है इसमें? तो हमारा इसमें छूटा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हमने वर्बल क्वेश्चन नहीं देखे, उसमें उसका जो है तो WH क्वेश्चन रहा है, ठीक है। दूसरा रहा अपना थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस का, चेंज द वॉइस किस तरह होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसा होता है, और विदाउट बाय, यानी जैसा अभी हमने बाय मी, बाय अस, बाय अहमद, इस तरह के जुमले लिए। ऐसे जुमले देखेंगे अपन कि जिसमें बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे रहते जिससे बाय का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। तो कौन से सेंटेंस है वो हम देखेंगे, अभी देखते हैं थोड़ा सा। तो एक्टिव वॉइस का जुमला हमारे पास में, ये देखो थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, कौन से टेंस का है वो भी समझ में आएगा, और बनाएंगे कैसा वो भी समझ में आएगा। देखते, ही मेक्स हिम अ कैप्टन। अब यहाँ पर क्या है? ही। अब ये ऐसा सेंटेंस है कि इसमें दो सब्जेक्ट है, सॉरी इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम और दूसरा है अ कैप्टन। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक जो है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम किस तरह बनाएंगे? तो इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, दो तरीके से इसको जो है तो हम बना सकते हैं। कैसा? अब ही मेक्स हिम अ कैप्टन, हिम को पहले सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं, अ कैप्टन को भी जो है तो हम सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। तो पहले हम करते हैं, ही को जो है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट है ना इसमें, एक है हिम और दूसरा, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम को जो है तो हम पहले लेते हैं, पहले शुरू में इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ही मेक्स हिम अ कैप्टन, ऐसा ये मतलब हो गया, है ना। सेंटेंस ऐसा है। और सेंटेंस जो है तो ये कौन से टेंस का है मालूम है तुमको? कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो यहाँ पर सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही सोचने का है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सकता है। लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा समझो कि ये जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ही के साथ में मेक है और इसको एस लगा हुआ है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जुमला जो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ ये बात हमको जाहिर हो गई। तो ही ये सब्जेक्ट है, मेक जो है तो वर्ब है, हिम जो है तो ऑब्जेक्ट है, और अ कैप्टन भी, ये भी जो है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह ये जो है तो हमारे पास में है। अब इसको हम जो है तो बनाएंगे, कैसा बनाएंगे देखते हैं। दो तरह से बनते हैं। हम क्या करते, पहले हिम को लेते हैं, हिम को उठाते, ये ऑब्जेक्ट को उठाते हैं हम और पहले रखते हैं। अब हिम जो है तो ये काय में है? ऑब्जेक्टिव हालत में। इसकी सब्जेक्टिव हालत क्या है? ही है। तो ये यहाँ पर उठाया हमने हिम को। जैसे ही यहाँ पर आता है, यानी पैसिव वॉइस में जब आ जाता है तो हिम सब्जेक्टिव हालत हिम की ही हो जाती है।
ऑब्जेक्ट से उठा ये, सब्जेक्ट में आया, तो ये क्या क्या हो जाएगा, हिम की हालत ही हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव हालत हिम की, सब्जेक्टिव हालत क्या हो जाती, ही हो जाती। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, आपको बताया हुआ है रूल, इज का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस मेड, यानी मेक का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड है। अब बचा हुआ भाग कौन सा है हमारे पास में, अ कैप्टन, तो ये कैप्टन को फिर उसके बाद में लगा दिए, प्लस बाय, और अब हमारे पास में बचा हुआ है सब्जेक्ट ही। अब सब्जेक्ट ही बचा हुआ है तो सब्जेक्ट ही की ऑब्जेक्टिव हालत में लेके जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। इस तरीके का ये पहला रूल। अब क्या करते हैं हम, आ कैप्टन को क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट आए तो क्या कैसा करना, पहले ऑब्जेक्ट को लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, आ कैप्टन लिए समझो अपन ने। आ कैप्टन को जो है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं पहले, तो आ कैप्टन आ गया, आ कैप्टन। फिर क्या किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, इज लगाए, उसके बाद में वर्ब का मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसको क्या करें, थर्ड फॉर्म में लाए। अब बचा हुआ क्या भाग है हमारे पास में, हिम है, तो हिम जैसा कि वैसे ले ले, मेड हिम। अब क्या बच गया हमारे पास में, तो बाय लगाना पड़ता, पूरा हो गया। और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट जो है तो क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट बाय हिम, आ कैप्टन इज मेड हिम बाय हिम, इस तरीके का सेंटेंस हो जाए। तो इस तरीके का जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं सेंटेंस में, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे वक्त में इसको दो तरीके से जो है तो हम बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पे देखे अपन, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, यहां पर देखो ये बन दिया, आई कैन स्पीक मराठी, है ना। अब ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, यानी कैन। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास में, शल विल, कैन कुड, मे माइट, आउट टू, यूट टू, यूज टू, है ना। ये हमारे पास में क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जब आ जाता है तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ये एक्टिव वॉइस है इसका, आई कैन स्पीक मराठी। अब इसका पैसिव वॉइस कैसा बनाएंगे, तो यहां पर जो है तो आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक वर्ब है, और मराठी ये जो ऑब्जेक्ट है। तो मराठी को मराठी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाए सब्जेक्ट की जगह पर रख दी, यानी आई की जगह पर रख दी, तो क्या मराठी। अब क्या है हमारे पास में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो कैन को उठाए उसके बाद में रख दी कैन। और यहां पर जो है तो हमको बी का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, शल है तो शल बी, विल है तो विल बी, शुड है तो शुड बी, है ना। इस तरीके का यहां पर इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक है तो स्पोकन। आपको मालूम है कि कोई भी पेशी वाइज हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, चाहे वो कोई भी टेंस में हो, लेकिन पेशी वाइज में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, प्लस बाय। और आई होने के वजह से यहाँ सब्जेक्ट आई है, इसलिए हमने क्या किया, बाय मी ऑब्जेक्टिव हालत में। अब विदाउट बाय, यानी सेंटेंस में अगर बाय का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका हम क्या करते हैं कि इसका एक अलग से टॉपिक लेंगे, लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता देता। हमारा इसमें से अब सिर्फ दो ही चीज़ें रह जाती है हमारे पास में, एक तो बाय का, विदाउट बाय का इस्तेमाल वाले सेंटेंस, और दूसरी जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन, यानी इंपरेटिव सेंटेंस, विदाउट बाय वाले सेंटेंस, और कुछ जो है तो और अगर दूसरे सेंटेंस रहे तो वो हम आगे के इसमें देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम विदाउट बाय में कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे अपन, तो एक एग्जांपल दूंगा मैं।
जैसे जुमले में समबडी, एनीबडी, नोबडी, पुलिस, पीपल, फॉक, इनको पेशिव में हटा देते हैं। ऐसे आए तो इसको पेशिव में, जैसे समबडी आया, नोबडी आया, है ना, एनीबडी आया, इस तरीके के सेंटेंस अगरचे, इस तरीके के वर्ड अगरचे सेंटेंस में आते हैं तो उसको हटा देते हैं जनरली। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है अपने पास में कि somebody has stolen my gold। अब यहाँ पर somebody कौन है? कोई भी हो सकता, पता है क्या? नहीं है। somebody has stolen my gold। अब सेंटेंस कौन से टेंस का है मालूम है हमको? हैज़ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इतना हमको ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। और कौन से टेंस में है? हैज़ स्टोलन है, मतलब ये टेंस है इसका कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो समबडी यानी कौन? कोई भी हो सकता, पता है क्या? नहीं है। ऐसे टाइम में जो है तो हम समबडी का तो इस्तेमाल करते ही नहीं, और बाय का भी इस्तेमाल, समबडी को तो हटा देते और बाय का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, और समबडी ये लफ्ज़ जो है तो इसको हम हटा देंगे। तो ऑब्जेक्ट लिया हमने पहले माई गोल्ड, फिर क्या किया हमने? हैज़ लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज़, और हमको फार्मूला मालूम है कि हैज़ के साथ में बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हैज़ बीन स्टोलन, फुल स्टॉप, ऐसा जुमला हो जाता है। तो इस तरीके के जो है तो सेंटेंस आते हैं। अब इस तरीके के सेंटेंस अगर आते हैं तो हम जो है तो उसमें बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो और ज़्यादा सेंटेंस का एग्जाम्पल लेके जो हमारे विदाउट बाय वाले लेके आएंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस लेके आएंगे, और उसके साथ में जो है तो WH क्वेश्चन जो कुछ रह गए हैं वो लेके आएंगे। क्योंकि वीडियो जो है तो करीबन 2 घंटे की होते हुए आ रही है, इसलिए आप जो है तो इसको सभी अच्छे से पढ़ो, इसके पूरे रूल याद करो, बहुत इजी है। इसको 1-2 बार अगर आप देखते हैं या इसको किताब में या बुक में जो है तो नोट कर लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से चेंज द वॉइस आ जाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल शुरू से आखिरी तक के जो है तो आप अपने बुक में नोट कर लो, बल्कि तो आपको ये बहुत आसानी से 1-2 बार में आ जाएगा। और इसको साथ ही साथ जो है तो हमने जो टेंस आपको 12 ज़माने जो पढ़ा है, उसकी भी मेरी 12 के 12 ज़माने जो है तो यूट्यूब पर भी मौजूद है। और जो है तो आपको ये कहीं भी यूट्यूब पर आप MZ इंग्लिश क्लासेस सर्च करते हैं तो ये 12 के 12 ज़माने आपको मिल जाते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आएंगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो जितने भी वीडियो देखते हैं तो उसको जो है तो एक लाल सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ था, तो उसको सब्सक्राइब के बटन को जो है तो टच कर दिया करो, और एक जो है तो इसको शेयर भी कर दिया करो। उसी के साथ साथ में आप इसको लाइक किया करो। एक बेल की घंटी आती है तो वो उसको भी जो है तो आप टच कर दिया करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।